Hello students, today we are going to discuss, let's begin. हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन। और ये किस तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, लेट अस सी। हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन में देखेंगे लेंसेज के कॉम्बिनेशन, जब वो कांटेक्ट में रखे गए हैं, दो या उससे ज़्यादा लेंस कांटेक्ट में हैं, कुछ सेपरेशन पे रखे हैं, जो अगर उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है तो क्या होता है। लेंस और मिरर जब कांटेक्ट में रखे हैं तब क्या होता है, जब कुछ सेपरेशन में रखे हैं तब क्या होता है, ये सब हम अब पढ़ने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम ये लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन पढ़ने क्यों जा रहे हैं। कभी तुम लोगों ने सोचा है कि जो हेवनली बॉडीज़ हमें नाइट के जो ग्लिटरी स्टार्स जो दिखाई देते हैं आसमान में, या मून के क्रेटर के जो फोटोग्राफ देखते हैं, सैटर्न के रिंग के फोटोग्राफ देखते हैं, और जुपिटर के जो सैटेलाइट्स हैं, इन सब को देखकर हम क्या समझते हैं, क्यों कैसे देख पाते हैं, उनके ब्यूटीफुल पिक्चर्स हम लेते कैसे हैं। तो उनके इसके अलावा छोटे अगर ऑब्जेक्ट हैं, ब्लड सेल्स का फोटोग्राफ हुआ, एक मच्छर का फोटोग्राफ हुआ, या बैक्टीरिया वायरस के फोटोग्राफ हुए, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के हम फोटोग्राफ्स लेते कैसे हैं। और हाउ वी कुड गेट सफिशिएंटली ब्राइट पिक्चर्स एट लो लाइट, कम लाइट में भी हमें अच्छी पिक्चर कैसे मिल जाती है। जैसे नॉर्मली आसमान में हम देखें कि जो प्लैनेट्स वगैरह हैं वो तो बहुत बड़े नहीं हैं और उनसे लाइट भी बहुत कम आती है, तब भी हम उनके क्लियर और ब्राइट पिक्चर कैसे ले पाते हैं। What happens to light while passing through different lenses and mirrors? तो लेंस और मिरर के अंदर से जब लाइट गुजरती है तो उस लाइट में क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन चेंज होता है। एंड द आंसर टू ऑल सच क्वेश्चंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो लेंस और मिरर को कंबाइन करके हम इतने ब्यूटीफुल पिक्चर्स ले सकते हैं, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बना सकते हैं। अब सो व्हाट हैपन्स इन द कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन से हमें मिलता क्या है। डेविएशन कॉज्ड बाय ईच apparatus is added up to give net deviation and power of the combination। तो किसी भी लेंस और मिरर से जब लाइट उस पर इंसिडेंट होती है तो वो कुछ डिविएट होती हैं। अब कई बार लेंस और मिरर से होकर ये गुजरने के बाद उसमें जो डेविएशन कॉज होता है उन सबको हम ऐड अप करते हैं टू गेट टोटल डेविएशन, और फिर उनसे मैग्निफिकेशन एट्सेट्रा हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम पहले तो कुछ पिक्चर्स देख लें। तो माइक्रो एंड मेगा वर्ल्ड के कुछ पिक्चर्स हम देख लें, इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं। यू कुड सी, देखो एक मच्छर का फेस अगर फोटोग्राफ लिया गया है तो कुछ एलियन लाइक क्रिएचर्स लग रहा है। कुछ बैक्टीरिया के फोटोग्राफ हैं, ये चींटी का फेस है, ये मच्छर का फेस है, ये हमारे आरबीसी के फोटोग्राफ्स हैं। तो यू कुड सी कि कितने क्लियर और वाइब्रेंट पिक्चर्स हैं। अगर हम किसी नेबुला की बात करें, सैटर्न के रिंग की बात करें, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें, मून के क्रेटर्स की बात करें, इन सब के फोटोग्राफ्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या मिरर के कॉम्बिनेशन से ही हमें मिले हैं। अब यहाँ पर ये सब पढ़ने के लिए हमें जो सबसे पहले जानना है कि लेंस और मिरर का पावर क्या होता है, ये यूज़फुल है यहाँ आगे पढ़ने के लिए। तो हमने यहाँ पर दो लेंस बनाई है, देख सकते हो इन दोनों लेंस पर पैरेलल रेज आकर गिर रही हैं। पहले लेंस के लिए f1 पे कन्वर्ज हो रही है लाइट, दूसरे के लिए f2 पे कन्वर्ज हो रही है लाइट। तो अब हमें ये कंपेयर करना है इन दोनों में पावरफुल ज़्यादा कौन है। यहाँ पर देखिए इनके पावर की बात करें तो कौन ज़्यादा लाइट को डिविएट कर रहा है। ये डेल्टा 1 डिविएट कर रहा है और ये लाइट को डेल्टा 2 डिविएट कर रहा है। ये लाइट को मोड़ ज़्यादा रहा है, ये मोड़ कम रहा है। तो जो लाइट को ज़्यादा बेंड कर सके, ज़्यादा मोड़ सके, वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये पहला लेंस जो है वो ज़्यादा पावरफुल है दूसरे लेंस के कंपैरिजन में। तो P1 इज़ मोर पावरफुल देन ये P2 है, सेकेंड लेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ f1 और इसकी फोकल लेंथ अगर f2 लिखें, f1 स्मॉलर है।
यानी जो लाइट को ज़्यादा मोड़ेगा दैट इज़ मोर पावरफुल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब पावर की जो लेंस और मिरर के पावर की यूनिट है वो डायोप्टर है और फोकल लेंथ मीटर है। मीटर में अगर फोकल लेंथ को पुट करते हैं तो हमें पावर जो है वो डायोप्टर यूनिट में मिलता है। अब लेंस के लिए अगर हम पावर और फोकल लेंथ का कंपेयर करके साइन की बात करें तो लेट अस सी, यहाँ पर अगर हम देखें कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है और ये लाइट को कन्वर्ज कर रही है। जो लाइट रेस को कन्वर्ज करे उसका पावर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जिससे लाइट रेस डाइवर्ज हो जाती है उसका पावर हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इस कन्वर्जिंग लेंस की बात करें तो इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव है। जबकि डाइवर्जिंग लेंस की बात करें तो ये से लाइट डाइवर्ज हो रही है, इसका पावर नेगेटिव है और इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। ये लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे है तो नेगेटिव है। यानी यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो +1 है। तो पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज +1। इसी तरह से अब अगर मिरर की बात करें तो एक कॉनकेव मिरर की बात करें जो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है जबकि उसका पावर पॉजिटिव है। जबकि एक डाइवर्जिंग मिरर की बात करें तो उसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, राइट साइड ऑफ द पोल है, जबकि लाइट रेस को डाइवर्ज करता है, पावर इसका नेगेटिव है। यानी मिरर के लिए पावर और फोकल लेंथ के रिलेशन की बात करें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट -1 है। तो लेंस के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट +1, मिरर के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट -1 है। अब अगर लेंसेस को हम कांटेक्ट में रखें तो थिन लेंसेस कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा। तो लेट अस सी कि यहाँ पर हमने कुछ लेंसेस को कांटेक्ट में रखा है। यू कुड सी 3 लेंसेस F1, F2, F3 कांटेक्ट में रखी है। पहली लेंस ने लाइट को कुछ डाइवर्ज किया, दूसरी लेंस ने लाइट को और डाइवर्ज किया, तीसरी लेंस ने कुछ और डाइवर्ज किया। तो इस तरह से टोटल डाइवर्जेंस जो है वो बेंडिंग जो है वो ऐड होती गई। तो टोटल डेविएशन इन सब के डेविएशन के सम के बराबर है। यहाँ पर केयरफुल और रहना है कि अगर किसी का डेविएशन नेगेटिव है, मान लो यहाँ कोई लाइट को डाइवर्ज कर रही है कन्वर्ज करने की बजाय, तो वो साइन के साथ पुट करना होगा। तो यहाँ पर when 2 or more lenses are placed in a common surrounding, then the light ray passing through them suffers deviation from each of them. The net deviation is given by sum of deviations, ध्यान रहे, along with sign caused by each lens. तो साइन के साथ हमें डेविएशन को ऐड अप करना है। तो टोटल डेविएशन अगर हम लिखें तो सम ऑफ ऑल द डेविएशंस। अब डेविएशन और पावर प्रोपोर्शनल है, जो ज़्यादा लाइट को डेविएट करता है वो मोर पावरफुल है। तो नेट पावर जो होगा इस कॉम्बिनेशन का दैट विल बी P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। पावर और फोकल लेंथ लेंस के लिए इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स ऑफ नेट फोकल लेंथ इज सम ऑफ इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि जब फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे किसी लेंस के लेफ्ट में कौन सा मीडियम है और राइट में कौन सा मीडियम है, दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कॉमन किसके सराउंडिंग में है, यानी कॉम्बिनेशन के लेफ़्ट में कौन सा मीडियम है और कॉम्बिनेशन के राइट में कौन सा मीडियम है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि इंडिविजुअल लेंस के लेफ़्ट और राइट में कौन सा मीडियम है। तो इस बात को ध्यान में रखना जब फोकल लेंथ हर एक लेंस की कैलकुलेट करोगे। तो ये बात हमने लिख रखी है कि कॉमन सराउंडिंग के बारे में ध्यान रखेंगे। तो और साथ ही साथ कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, इन दो बातों का ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दो लेंस है, 2 थिन ग्लास लेंसेज, उनका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट with their principal axis coinciding, then find the power of the combination. तो थिन ग्लास लेंस से कुछ कहा नहीं है तो हम हमेशा इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव कंसिडर करेंगे। यहाँ पर इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव जैसे लेंस की बात करें, इनकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो इनका अगर हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करें कॉम्बिनेशन का तो हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और नेट फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन का f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 होगा। इसको अगर हम कंबाइन करते हैं, वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं तो 20 इंटू 30/20 प्लस 30 दैट इज 600/50 और दैट कम्स आउट टू बी 12 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हमें मिलता है 12 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करें तो दिस इज 0.12 मीटर, तो पावर होगा 1/f दैट इज 1/0.12 डायोप्टर एंड इट कम्स आउट टू बी 8.33 डायोप्टर। अब हम इस लेंस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। लेट अस सी चेंज हमने क्या किया। If water of refractive index 4/3 is filled in the space between the two thin lenses, then find effective focal length of the combination. तो यहाँ पर इन दोनों कन्वर्जिंग लेंस के बीच में एक पानी की डाइवर्जिंग लेंस बन चुकी है। यहाँ पर एक वाटर लेंस है FW, कॉमन सराउंडिंग एयर है। हालांकि वाटर के दोनों तरफ ग्लास हैं बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इसकी फोकल लेंथ हम एयर में अलग से कैलकुलेट करेंगे, यानी हर किसी की फोकल लेंथ हम कॉमन सराउंडिंग में कैलकुलेट करेंगे और फिर उनको कांटेक्ट में लाकर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ या पावर कहेंगे। तो वाटर लेंस की फोकल लेंथ वो कितनी होगी हमें फाइंड आउट करनी होगी। अब इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव ग्लास लेंस की अगर हम बात करें तो इसके बोथ साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लिखते हैं तो फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस इन एयर कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू 1/r। अगर पहले सरफेस की बात करें, हम अगर इस सरफेस की बात करें, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस r और दूसरे सरफेस का माइनस r है, तो उसे अगर हम पुट कर दें लेंस मेकर फॉर्मूले में तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है ग्लास लेंस का एयर में फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है जब इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव ग्लास लेंस की बात हो। तो वाटर लेंस जो है वो एयर में इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो पहला जो है इसका फोकल लेंथ 20 था तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 है। दूसरा सरफेस इसका फोकल लेंथ 30 था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 30 है, यानी इस वाटर लेंस की लेफ्ट साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो -20 है और राइट साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो +30 सेंटीमीटर है। तो इसे अगर पुट कर दें, ये 4/3 - 1 यानी 1/3, 1/-20 minus 1/-30, so it comes out to be -1/36, यानी इस वाटर लेंस की फोकल लेंथ हमें मिल गई -36 सेंटीमीटर। अब कॉम्बिनेशन की बात करें तो पहला लेंस ग्लास का, दूसरा लेंस वाटर का, तीसरा लेंस फिर से ग्लास का, तो उनकी वैल्यू रख दें 1/20 प्लस 1/-36 प्लस 1/30। इनको अगर ऐड अप करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1/18। तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई 18 सेंटीमीटर। पहले फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर थी और अब फोकल लेंथ जो हो गई है वो 18 सेंटीमीटर है। अब क्या करें, पूरे सिस्टम को पानी में डाल दें। अगर ये पूरा जो लेंस का सिस्टम है, अब बीच में तो पानी था पर अब इसको पूरे को ही पानी में डाल दिया, पूरे को पानी में डाल दिया, तो ग्लास लेंस का वाटर में फोकल लेंथ क्या हो जाता है। ग्लास लेंस का वाटर में फोकल लेंथ जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है जो एयर में उसका फोकल लेंथ है उसके कंपैरिजन में, प्रोवाइडेड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 3/2 ही लें और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ले हैं।
लें तभी, यही वैल्यूज़ लें तभी ऐसा होगा। और वाटर में वाटर लेंस इज़ मीनिंगलेस, वाटर में वाटर लेंस का कोई मतलब नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम को पानी में डाल दिया तो इस बीच की वाटर लेंस का कोई मतलब नहीं रहा। अब 2 ग्लास लेंसेज इन वाटर हैं, तो ग्लास लेंस इन वाटर में अगर हम पुट करें तो यहाँ पर अगर देखो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर लिखा है, उसकी बजाय अगर हम वाटर का लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं, ग्लास लेंस इन वाटर के लिए हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ग्लास लेंस इन वाटर इज़ म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। उसको अगर पुट करें 3/4 अपॉन 4/3 यानी 9/8 माइनस 1, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और 1/r माइनस 1/-r तो 2/r, तो 4 टाइम्स हो जाता है फोकल लेंथ ग्लास लेंस का वाटर में। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, ये ग्लास लेंस का कॉम्बिनेशन था एयर में। पहले 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ था कॉम्बिनेशन का, अब उसका 4 टाइम्स यानी 48 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगी। सो दिस इज हाउ फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन चेंजेस विथ चेंज इन मीडियम। अब अगर लेंस को कुछ सेपरेशन पे रखें तो क्या होगा? हालांकि ये पर्टिकुलर डेरिवेशन के पार्ट में जो हम जा रहे हैं वो किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर यू कुड कैलकुलेट डायरेक्टली, वो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, न कि डेरिवेशन, पर हम समझ ले डेरिवेशन है क्या। अब हम यहाँ पर दो लेंस को रख रहे हैं, F1 और F2 फोकल लेंथ की दो लेंस है, इनके बीच में कुछ डी सेपरेशन है, तो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? और कॉम्बिनेशन की जो इफेक्टिव लेंस बनेगी, ये जो इफेक्टिव लेंस है एफ इफेक्टिव, इसकी पोजीशन क्या होगी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की, वो लेंस की पोजीशन क्या होगी वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ वैल्यूज़ हम इसके याद रखेंगे, जो वैल्यू हमने दे रखी है पहले। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? अगर कांटेक्ट में होते तो सिर्फ P1 प्लस P2 होता, लेकिन डी सेपरेशन पे है तो कॉम्बिनेशन का पावर जो होगा इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 D, ये कॉम्बिनेशन का पावर है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D, और जो इक्विवेलेंट लेंस हमारी मिली है उसकी जो पोजीशन होगी दैट इज D इंटू F1 माइनस D अपॉन F2 प्लस F1 माइनस D। तो अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? लेट अस सी द कैलकुलेशनल पार्ट। तो पहले हम क्या करें कि F1 लेंस की फोकस इस पर पैरेलल रेज आ रही हैं, तो F1 के पर ये फोकस्ड होगी, यानी पहले लेंस से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो F1 के बराबर है। अब ये लाइट रे दूसरे लेंस से होकर गुजर रही है, जिसके लिए F1 पे रखी जो इमेज बनी है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और उसका फिर इमेज यहाँ पर बन रहा है फाइनल इमेज, और इससे हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी मिलेगा। अब यहाँ पर अगर देखो कि लाइट एक बार डिविएट हुई है पहले लेंस से, ये कुछ Δ1, और फिर दूसरे लेंस से डिविएट हुई है Δ2, और फाइनल इमेज यहाँ पर बना है। और ये जो इक्विवेलेंट लेंस हमने बनाई है उससे जो डिस्टेंस है वो F इक्विवेलेंट है, फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर नोटिस करो, ये जो बिगर ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, और ये स्मॉलर ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं कि H1 बाई H2 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस F1, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, वो यहाँ पर है F1 माइनस V2। तो F1 बाई F1 माइनस D, देख लें हम डिस्टेंस को देख लें, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये F1 है, और ये जो ट्रायंगल है ये सेपरेशन D है, तो ये वाला सेपरेशन है F1 माइनस D। तो H1 बाई H2 इस F1 बाई F1 माइनस D इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए। अब हम एक दूसरा ट्रायंगल देखें। अब यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट लेंस को रखा है, इसके लिए यहाँ पर ये लाइट तो पैरेलल आ रही है, तो ये हाइट फिर से H1 है,
तो अब हम देख रहे हैं ये बिगर ट्रायंगल, ये वाला, और ये स्मॉलर ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो h1 बाई h2 अगर लिखें तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस F इक्विवेलेंट का डिस्टेंस, तो ये F इक्विवेलेंट, और वहाँ से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से F इक्विवेलेंट से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी फाइनल जो वैल्यू है V2 की, तो F इक्विवेलेंट बाई V2 ये पर्टिकुलर रेशियो होगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से F इक्विवेलेंट लिख सकते हैं F1 V2 अपॉन F1 माइनस डी। अब V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकेंड लेंथ से F1 ऑब्जेक्ट है और F इक्विवेलेंट ये V2 पर इमेज है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? V2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिखें, इसको लिखें सेकेंड लेंथ के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? F1 माइनस डी, तो हम लिखे 1 बाई V2 माइनस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कितना है? F1 माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई F2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमें ये V2 की वैल्यू मिलती है। V2 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल जाएगा F1 F2 बाई F1 प्लस F2 माइनस डी, ये फोकल लेंथ मिल जाएगा, और इसी से हमें फिर पावर मिलता है। अब D इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, D इक्विवेलेंट यानी ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें मिलेगी कैसे? अगर मैं D प्लस V2 ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लूँ और उससे ये डिस्टेंस को F इक्विवेलेंट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देखो D प्लस V2 ये वाला डिस्टेंस, D प्लस V2 से, और उससे ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये डिस्टेंस कौन सी है? F इक्विवेलेंट है, तो मुझे D इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो D प्लस V2 से F इक्विवेलेंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे D इक्विवेलेंट मिल रहा है। तो अब V2 की और F इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, इन दोनों को पुट कर दें तो D इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी D इंटू F1 माइनस डी बाई F2 प्लस F1 माइनस डी। तो ये हमारा जो है इक्विवेलेंट लेंस की जो पोजीशन है। अब हम क्वेश्चन में देखें तो इसको यूज़ करने की, यानी इस डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ ये फार्मूला F इक्विवेलेंट का ध्यान रखें तो इससे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो लेंस है F1 और F2, एक पर पैरेलल रेज आ रही हैं, इनके बीच में कुछ सेपरेशन D है, और क्या कहा है क्वेश्चन में ये हम देख लें। A converging and a diverging lens of focal lengths 30 cm and 10 cm are placed coaxially at such a separation that a parallel beam of light of intensity I emerges parallelly. Find separation between the lenses and intensity of emergent light. तो यहाँ पर पैरेलल लाइट आ रही है और यहाँ से भी पैरेलल लाइट बाहर आ रही है, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये किस तरह से पॉसिबल है कि यहाँ से जो पैरेलल लाइट आ रही है ये इसके फोकस पे कन्वर्ज होने की कोशिश करें, इसके प्राइमरी फोकस में कन्वर्ज होने की कोशिश करें, और डाइवर्जिंग लेंस के सेकेंडरी फोकस की तरफ अगर कोई लाइट जा रही है तो वो पैरेलल निकल जाती हैं, यानी ये पॉइंट डाइवर्जिंग लेंस का सेकेंडरी फोकस होना चाहिए। तो प्राइमरी फोकस फर्स्ट लेंस का और सेकेंड लेंस का सेकेंडरी फोकस कोइंसाइड करना चाहिए। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, वो गिवन है 30 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इन लेंसेज के बीच में सेपरेशन होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। लेट अस सी, हम अगर डायग्राम को देखें कि ये सेकेंडरी फोकस होना चाहिए और पहले का प्राइमरी फोकस, तो ये दोनों कोइंसाइड करने चाहिए, तो सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज हमें मिल गया 20 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करें कि पैरेलल रेज आई, पैरेलल चली गई, यानी कोई उसका पावर नहीं रहा, पैरेलल को पैरेलल ही जाने दिया, पावर 0 या फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी को अगर मैं पुट करने की कोशिश करूं तो ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 होना चाहिए, तो F1 प्लस F2 माइनस डी हैज़ टू बी इक्वल टू 0, और D इज इक्वल टू F1 प्लस F2 साइन के साथ अगर मैं पुट कर दूं,
D इज इक्वल टू F1 प्लस F2 को मैं साइन के साथ अगर पुट कर दूं तो 30 माइनस 10 इट कम्स आउट टू बी 20। तो इस तरह से भी फार्मूला यूज़ करके हम 20 फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन विदाउट यूजिंग फार्मूला हम 20 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इंटेंसिटी क्या होगी। यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये ज़्यादा एरिया से वही एनर्जी आ रही है और उतनी ही एनर्जी कम एरिया पे कॉन्सेंट्रेट हो गई। तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पास कर रही है, पहले लार्जर एरिया से अपर्चर कुछ A1 और बाद में कुछ स्मॉलर एरिया से अपर्चर A2। तो एरिया कम हो गई, एनर्जी उतनी ही है, तो इंटेंसिटी बढ़ गई। तो यहाँ पर इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो इसे अगर हम यूज़ करें अब कि इंटेंसिटी का रिलेशन अगर देखें तो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी में अगर आई डैश कहूँ, इंसिडेंट लाइट की अगर आई कहूँ, तो आई डैश बाई आई विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। और A1 A2 की वैल्यू अब अगर हम फोकल लेंथ के टर्म्स में देखें तो यहाँ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर देखें कि ये एंगल अगर थीटा है तो A1 बाई F1 विल बी इक्वल टू A2 बाई F2। दैट इज़ A1 by F1 will be equal to A2 by F2। तो A1 square by A2 square is F1 square by F2 square। वैल्यू पुट कर दूं तो 9 आता है, यानी जो इमर्जेंट लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट के कंपैरिजन में 9 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ऐसे कॉम्बिनेशन को एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, जो लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के काम आता है। अब लेंस और मिरर को अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होता है। अभी तक हम लेंस को कांटेक्ट में रखा, लेंस को सेपरेशन पे रखा, अब लेंस और मिरर को कांटेक्ट में रखें। ये कांटेक्ट ऐसे नहीं है कि मिरर को ही ला के रख रहे हैं, हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं कि एक लेंस की एक तरफ सिल्वर की कोटिंग कर दें। तो जहाँ से सिल्वर की कोटिंग करेंगे तो हमें ये मालूम है मेटल्स आर गुड रिफ्लेक्टर और सिल्वर तो बेहतर रिफ्लेक्टर है ही, तो वो एक सरफेस मिरर की तरह बिहेव करेगी। ऐसे सिचुएशन में उस लेंस को जिसके एक सरफेस को हमने कोट किया है, सिल्वर की कोटिंग डाली है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम सिल्वर्ड लेंस कहते हैं। अब ऐसा ही एक सिल्वर्ड लेंस हम देखें कि एक लेंस है जिसके एक सरफेस पर हमने सिल्वर की कोटिंग की है, तो इट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses एंड 1 मिरर। वो कैसे? 2 लेंस और 1 मिरर का कॉम्बिनेशन कैसे? इस लेंस पे जो भी लाइट इंसिडेंट होगी वो घूम के उसी तरफ आ जाएगी, जिस तरफ गई उस तरफ ही वापस आएगी। यानी एक बार लेंस से होकर गुजरेगी लाइट, कुछ डिविएट होगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ और डिविएट होगी, और वापस ये लेंस से बाहर आएगी तो कुछ और डिविएट होगी। यानी लेंस लाइट को 2 बार मोड़ेगा और मिरर 1 बार मोड़ेगा। तो टोटल डेविएशन क्या होगा? लेंस की वजह से डेविएशन और मिरर की वजह से डेविएशन, फिर लेंस की वजह से डेविएशन। तो यहाँ पर हमने फोकल लेंथ को ऐसे क्या ऐड अप कर दिया है, ये डायरेक्ट उस तरह से अलजेब्रिक एडिशन नहीं है। ये एडिशन जो है एक्चुअली में डेल्टा बाई लेंस प्लस डेल्टा बाई मिरर प्लस डेल्टा बाई लेंस है, या 2PL प्लस PM है। इफेक्टिव जो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी 2PL प्लस PM। तो P effective is equal to PL plus PM plus PL, that is 2PL plus PM। अब यहाँ पर हम फोकल लेंथ और पावर का जो रिलेशन है उसे पुट कर दें। P effective is 1 by F effective is equal to 1 by FM minus 2 by FL। ये कैसे हो गया? यहाँ पर कहीं माइनस लिख रहे हैं, कहीं प्लस लिख रहे हैं। लेंस के लिए अगर हम लिखें तो इट इज़ 1 बाई FL, मिरर के लिए अगर हम लिखते हैं तो इट इज़ -1 बाई FM। और इफेक्टिव जो है, ये लाइट जिधर से आई उसी तरफ जा रही है, दूसरी तरफ नहीं जा रही है, तो इफेक्टिव भी एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, एंड दिस इज़ 1 बाई F इफेक्टिव। अब इसे पुट कर दो यहाँ पर, -1 बाई F इफेक्टिव इज इक्वल टू +2 बाई FL -1 बाई FM, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिलेशन होगा
इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि सिल्वर्ड लेंस का बिहेवियर कैसा होगा। सिल्वर्ड लेंस का बिहेवियर अगर देखें, इफेक्टिव फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव साइन आती है तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, वो डाइवर्ज करेगा लाइट रेस को। अगर नेगेटिव आती है इफेक्टिव फोकल लेंथ तो ये बिहेव करेगा कॉन्केव मिरर की तरह, और इफेक्टिव फोकल लेंथ अगर इन्फिनिटी आती है तो ये बिहेव करेगा प्लेन मिरर की तरह। अब हम देखें, कुछ क्वेश्चन देखें। यहाँ पर plane side of a plano-convex lens of refractive index mu and radius of curvature r is silvered. Find effective focal length of the silvered lens. एक plano-convex lens है जिसके प्लेन साइड को हमने सिल्वर किया है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, एक plano-convex लेंस, एक मिरर, प्लेन मिरर और एक plano-convex लेंस। प्लेन मिरर है तो ये लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करता, पैरेलल को पैरेलल ही रखता है, इसका पावर 0 है और फोकल लेंथ इन्फिनिटी है। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो है वो इन्फिनिटी है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, अगर ग्लास लेंस की बात करें या म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेंस की बात करें, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम कहें ये पॉजिटिव है प्लस आर और प्लेन सरफेस का इन्फिनिटी, तो लेंस का फोकल लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। ये एक लेंस का फोकल लेंथ है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ है। तो यहाँ से लेंस की फोकल लेंथ आ गए, मिरर का तो इन्फिनिटी है, तो 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। तो इसे पुट कर दें 1/fm और 2/fl हमने देखा कितना है, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ r बाई ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1, यानी ये इफेक्टिवली बिहेव करेगा एक कन्वर्जिंग मिरर या कॉन्केव मिरर की तरह। अब यहाँ पर कुछ अपोजिट करें। अब क्या कहा है, कर्व साइड ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू and radius of curvature r is silvered. Find effective focal length of the silvered lens. पहले प्लेन साइड को सिल्वर किया था, अब कर्व साइड को सिल्वर किया है, तो हमें एक कॉन्केव मिरर मिला है। कॉन्केव मिरर मिला है, इस कर्व साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो इस कॉन्केव मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस r है, तो फोकल लेंथ इसका कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ r/2। लेंस को सीधा रखें, पलट के रखें, लेंस की फोकल लेंथ चेंज होने वाली नहीं है, तो 1/FL अब भी उतना ही है, म्यू माइनस 1/r के बराबर है। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करें, लेंस की फोकल लेंथ पहले के जैसी उतनी आ रही है, अगर हम बाद वाला माइनस r भी पुट करें तो म्यू माइनस 1/r ही आती है, और मिरर की फोकल लेंथ माइनस r/2 है। इन्हें पुट कर दें सिल्वर्ड लेंस के फॉर्मूले में, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ r/2 म्यू। ये भी अभी भी कन्वर्जिंग है, कॉन्केव मिरर की तरह है, और यू कुड सी कि ये जो फोकल लेंथ है ये और भी कम है और ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ से देख सकते हो इसकी जितनी फोकल लेंथ है उससे ये और भी कम है। तो पहले सिर्फ लेंस कन्वर्ज कर रही थी, मिरर कुछ नहीं कर रहा था, अब ये मिरर भी कन्वर्ज कर रहा है, तो ओवरऑल पावर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो बढ़ जाती है। एक और क्वेश्चन देखिए ऐसा ही, वन साइड ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सिल्वर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज सिल्वर्ड, फाइंड इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द सिल्वर्ड लेंस। तो इसमें क्या है कि ये दो लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन है, तो हमें ये मालूम है इक्विकॉन्वेक्स या इक्विकॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेंस के लिए मैं कैलकुलेट कर दूँ 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/r, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1/r। यह लेंस की फोकल लेंथ है, और इस कॉन्केव मिरर की हम बात करें तो ये माइनस r/2 है। इसको अगर हम पुट कर दें फॉर्मूले में अब, तो देख सकते हैं लेंस की हमने कैलकुलेट की, जैसे कैलकुलेट की वही वैल्यू लिखी हुई है,
मिरर की कैलकुलेट की, फॉर्मूले में पुट कर दिया और ये देख सकते हो कि इसकी भी फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, यानी इसका भी बिहेवियर कन्वर्जिंग मिरर की तरह है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और देखें। इसमें क्या कहा है, ए थिन कॉन्केव कॉन्वेक्स ग्लास लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव कॉन्वेक्स है, देख सकते हो इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका ज़्यादा और इसका कम है, पहले का 30 है और दूसरे का 20 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। और ऑन अ प्लेन मिरर फाइंड द पोजीशन ऑन द एक्सिस वेयर इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट। तो ये अगर इफेक्टिवली एक कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करेगा। जो इफेक्टिव मिरर बनेगा उसकी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी 2f पर हम ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कोइंसाइड करेगा। तो हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए अब देखें, ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करें। ग्लास लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, दूसरे का 20 सेंटीमीटर। पुट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1/120 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर है, पावर 0, तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, वो हमने पुट कर दिया और फिर सिल्वर्ड लेंस के फॉर्मूले में पुट किया तो f कम्स आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉन्केव मिरर बना उसकी फोकल लेंथ -60 सेंटीमीटर है, यानी 2f पर यानी 120 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कोइंसाइड करेगा। तो इसके लिए हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ पर रखना है, 120 सेंटीमीटर अबव द मिरर रखना है, तभी इमेज कोइंसाइड करेगा। अब हमने इसमें कुछ चेंज किया। इसमें हमने क्या कर दिया, ऊपर वाले पार्ट में हमने पानी डाल दिया। वाटर अगर इसमें फिल कर दिया इस अपर पार्ट में तो हमें एक वाटर लेंस मिली और वो कैसी, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका ये सरफेस प्लेन है और अदर सरफेस कॉन्वेक्स है। तो इस वाटर लेंस की फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो 1/fw की बात करें तो इट कम्स आउट टू बी 4/3, कॉमन सराउंडिंग की बात करें 1 - 1 इंटू, पहला सरफेस प्लेन है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/∞ माइनस दूसरा सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर -30 है तो इट इज़ -30। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इट इज़ 1/3 इंटू 1/30 यानी 1/90 सेंटीमीटर। ये वाटर लेंस की है। इस लेंस की फोकल लेंथ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1/120। तो ये जो दो लेंस मिले हैं इससे एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिला है, इन कॉन्टैक्ट वाली बात है। तो 1/fl की बात अगर करते हैं तो 1/90 प्लस 1/120, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसे क्या लिखें, 360 और ये 4 + 3, तो लेंस की फोकल लेंथ जो हो गई वो 7/360 हो गई और प्लेन मिरर की तो इन्फिनिटी है। अब हम यहाँ पर अगर देखें कि जो कॉम्बिनेशन लेंस की इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ हमें मिल गई 7/360, यानी लेंस की 360/7, मिरर की इन्फिनिटी। फिर से सिल्वर्ड लेंस के फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी तो 1/fm - 2/fl, 1/fl हमें मालूम है, 2/fl पुट कर दी तो फोकल लेंथ जो आ गई वो -180/7 आ गई। यानी इमेज को कोइंसाइड करना है तो अब कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें, इस कॉम्बिनेशन से 360/7 सेंटीमीटर पे हमें रखना है। पहले कहाँ रख रहे थे, 120 सेंटीमीटर पे, अब कहाँ रख रहे हैं, 360/7 सेंटीमीटर पे। तो हमें पूछा है देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेस करना है। तो पहले 120 पे था और अब रखना है 360/7 पे। तो अगर ऐसा रखना है तो जितना शिफ्ट कितना करना पड़ेगा, तो शिफ्ट करना पड़ेगा 360/7 को 120 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो इट कम्स आउट टू बी 480/7 और 68.6 सेंटीमीटर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी इमेज दोबारा ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड करेगा। अब हम जान रहे हैं नेक्स्ट
लेंस और मिरर कुछ सेपरेशन पे रखें। कुछ सेपरेशन पे रखें तो इसके लिए कोई जनरल फार्मूला नहीं है, हम कोई जनरल फार्मूला उसके लिए देने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन में जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि लेंस के लिए जो इमेज बना वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर मिरर से अगर रिफ्लेक्ट होकर लाइट दोबारा लेंस से होकर गुजरती है तो फिर से हम लेंस से लाइट भेजेंगे और फिर इमेज बनाएंगे। यानी लेंस का इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, फिर मिरर का इमेज दोबारा लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और फिर फाइनल इमेज हमें मिलेगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब एक ऐसा क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ए डाइवर्जिंग मिरर आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर लेफ्ट एंड राइट टू अ थिन कन्वर्जिंग लेंस of focal length 20 centimeter such that final image coincides with the object. Find focal length of the mirror. अब सवाल को ड्रॉ कर ले पहले कि कहा क्या है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और एक डाइवर्जिंग मिरर है वो भी 30 सेंटीमीटर पे है ऑन आइदर साइड्स ऑफ द लेंस, और लेंस की फोकल लेंथ जो दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अब कहा है कि इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट। इमेज अगर ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड करना है तो लाइट जिस रास्ते जाए उसी रास्ते वापस आए, यानी मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट हो। यानी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनना चाहिए। मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये जो होना है ये मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होना है, और फोकल लेंथ हमें जो मिलेगा वो r/2 के बराबर मिलेगा। अब यहाँ पर देखें 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगा। लेंस के लिए हमें मालूम है v इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस एफ। U दिया हुआ है -30, F है 20, तो -30 इंटू 20 बाई -30 प्लस 20 दैट कम्स आउट टू बी 60 सेंटीमीटर। यानी लेंस से जो इमेज बनेगा उसकी डिस्टेंस लेंस से 60 सेंटीमीटर होगी, यानी मिरर से 30 सेंटीमीटर बिहाइंड होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर आ गया, तो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर। तो ये जो मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर जो है, इसकी जो फोकल लेंथ आई वो है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखें इसी तरह का। अब यहाँ पर है ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 0,0। ये 0,0 पर रखा है और इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। A plane mirror and an object are placed at -30, 30,0 and -30,0। तो ये जो रखा हुआ है यहाँ से 30 प्लस 30 पे मिरर है और -30 पे ऑब्जेक्ट है, विद द मिरर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ द इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगा, सिर्फ ये पूछा है। दोबारा हमें लाइट को लेंस से भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया वैसा फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोकल लेंथ लेंस की 20, ऑब्जेक्ट अगर 30 सेंटीमीटर पे है तो इमेज जो बनता है वो 60 सेंटीमीटर पे बनता है। तो इस ऑब्जेक्ट का लेंस से जो इमेज यहाँ पर बनेगा I1 वो कहाँ पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। यानी मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे 30 सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगा। अब हम अगर यहाँ से एक लाइट रे ले लें, इस पर्टिकुलर लाइट रे को कंसीडर करें, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब तुम्हें यह मालूम है मिरर पर जो लाइट इंसिडेंट होती है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल करती है। नॉर्मल के साथ अगर इक्वल एंगल करेगी तो टेंजेंट के साथ भी इक्वल एंगल करेगी। तो ये अगर लाइट मिरर के टेंजेंट के साथ 30 डिग्री एंगल कर रही है तो रिफ्लेक्ट भी कुछ यूँ होगी, ये भी 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ पर देखें कि
मिरर के प्लेन से ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है। एक लाइट रे हमने यहाँ पर ली, दूसरी लाइट रे भी इसी रे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो अब हम देखें। तो यहाँ पर हम देखें कि ये 60 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा था, ये 30 डिग्री है। तो यहाँ से अगर ये 30 सेंटीमीटर पे I1 है तो इस लाइन पे 30 सेंटीमीटर पे I2 बनेगा। यानी ये अगर 30 सेंटीमीटर है तो अकॉर्डिंगली इस साइड में भी 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बनेगा मिरर से, जो I2 इमेज है। अब ये I2 इमेज यहाँ से देख सकते हैं, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और इसके बाद तो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की बात है कि ये हम देख सकते हैं ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 30 साइन 60, और ये बेस हो जाएगा 30 कॉस 60। ये ऑलरेडी 0,0 से 30 पर है, तो 30 कॉस 60 यानी 15। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 30 + 15 45 सेंटीमीटर। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 30 साइन 60 यानी √3/2, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 15 √3 सेंटीमीटर। तो हम इसे कैलकुलेट करके अब देख लें कैसे वैल्यू आ रही है। एक्स कोऑर्डिनेट जो आया 30 + 30 cos 60 दैट इज़ 45 सेंटीमीटर, और वाई कोऑर्डिनेट 30 साइन 60 वो 15 √3 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ओके, अब आई होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर कुछ तुम्हारी क्वेरीज है, इन्फॉर्मेशन है, तो teamofkota@gmail.com पे और व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो 9929068412 पे। दीज आर सम ऑफ माई बुक्स फ्रॉम टाटा मैग्रो हिल। अब तो टाटा नहीं रहा, ये सिर्फ मैग्रो हिल है। तो यू कुड सी, एंड आई होप you have enjoyed my lecture, and see you in the next video. Thank you.